नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह आज अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्त, जैसा कि आपको पता होगा कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और समय का अभाव है और शायद यही कारण है कि आप तक वीडियो हम साझा नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरे दोस्त, आज से हमने ये प्रतिज्ञा लिया है, आज से हमने ये ठाना है कि हमें भी ऑनलाइन के माध्यम से आप तक कुछ ना कुछ जानकारी देना है। हम और आप मिल के कुछ ना कुछ जानने और सीखने का प्रयास करेंगे इस YouTube चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है जीके मस्ती विद विवेक सर। मेरे दोस्त, मेरे चैनल को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, लेकिन दुख तो इस बात का है हमने आप लोगों को सही वक्त पे वीडियो साझा नहीं किया। लेकिन आज से हम वचनबद्ध हैं कि आपको प्रत्येक दिन हम किसी न किसी टॉपिक पे वीडियो साझा करेंगे और कुछ न कुछ जानकारी हम और आप सीखेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे दोस्त, आज के टॉपिक में हम शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास के एक ऐसे श्रृंखला की, जिस श्रृंखला में हम जानेंगे कि भारत में अरबों का आक्रमण कैसे हुआ, भारत में कौन ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने पहली बार प्रवेश किया था। और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है भारत में अरबों का आक्रमण। देखिए, भारत में अरबों के आक्रमण की जानकारी हमें एक पुस्तक से प्राप्त होती है, जिस पुस्तक का नाम है चचनामा। और ये कई बार एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है कि भारत में अरबों की जानकारी हमें किस पुस्तक से प्राप्त होती है। तो उस पुस्तक का नाम क्या है मेरे दोस्त? चचनामा। उस पुस्तक का नाम क्या है? चचनामा। मेरे दोस्त, स्थिति कुछ ऐसी थी कि अरब में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था अल हजाज। अरब में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था अल हजाज, और अल हजाज का एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अल हजाज का एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और उसी समय हमारे भारत के सिंध क्षेत्र में एक हिंदू शासक हुआ करते थे। भारत के सिंध क्षेत्र में एक हिंदू शासक हुआ करते थे जिनका नाम था दाहिर। यानी जिस समय अरब का शासक अल हजाज हुआ करता था और अल हजाज का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था, उसी समय हमारे भारत के सिंध के क्षेत्र में एक हिंदू शासक हुआ करते थे जिनका नाम था दाहिर। मेरे दोस्त, इसी सिंध के पास एक बंदरगाह था जिसका नाम था देवल बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? देवल बंदरगाह। अब आइए थोड़ा सा हम इस सीन को समझते हैं, थोड़ा सा इस घटना के बारे में जानते हैं। तो एकदम दिमाग में बैठे, अरब का शासक कौन? अल हजाज। अल हजाज का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम। और उसी समय हमारे सिंध के शासक थे दाहिर, और सिंध के समीप एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम था देवल बंदरगाह। मेरे दोस्त, अल हजाज का व्यापारिक जहाज हमेशा देवल बंदरगाह से होकर गुजरता था। लेकिन एक समय की बात है कि अल हजाज के व्यापारिक जहाज को देवल बंदरगाह पर सिंध के कुछ डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। जब इस बात की सूचना अल हजाज के पास जाती है तो अल हजाज ने तुरंत अपने सेनाओं को आदेश दिया और कहा, मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया और कहा कि मोहम्मद बिन कासिम जाओ और जाके सिंध के शासक दाहिर से पूछो कि बेवजह हमसे पंगा लेने की जरूरत क्या थी, बेवजह हमारे व्यापारिक जहाज को लूटने की वजह क्या थी। और शायद यही कारण था मेरे दोस्त कि मोहम्मद बिन कासिम इस सिंध पे हमला करता है और सिंध के शासक दाहिर के साथ इसकी युद्ध होती है। और इस युद्ध को हम लोग रावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध को कौन सा युद्ध कहते हैं? रावर का युद्ध। और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर की हत्या कर दी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर की हत्या कर दी। और कहा जाता है जैसे ही इसने दाहिर की हत्या की, दाहिर के एक पुत्र थे जिनका नाम था जय सिंह को इन्होंने जबरन मुस्लिम धर्म स्वीकार कराया। और इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था रमा देवी।
इनकी पत्नी थी जिनका नाम था रमा देवी। इस घटना को देख के रमा देवी ने अपने आप को जौहर कर लिया। मेरे दोस्त, इतिहास के पन्नों में जौहर एक ऐसी घटना है जिस घटना में महिलाएं अपनी आत्महत्या आग में कूद कर लेती थी, और यही घटना जौहर के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे ही सिंध के शासक दाहिर की हत्या की, इसने सिंध के लोगों से यह सवाल किया कि अब आपका शासक मारा जा चुका है, अब आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अगर हम आपकी सुरक्षा करेंगे तो हम फ्री में नहीं करेंगे, हम बेवजह की आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे, बल्कि अगर हम सुरक्षा करेंगे तो हमें बदले में कुछ चाहिए। लोगों ने कहा क्या चाहिए? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि हम बदले में एक टैक्स लेंगे, एक कर लेंगे, और उस कर को मेरे दोस्त जजिया कहा गया। यानी पहली बार जजिया कर की शुरुआत करने वाला अगर कोई व्यक्ति था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मेरे दोस्त, जजिया क्या था? तो जजिया एक ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन जजिया कर से कुछ वर्ग के लोगों को मुक्त किया गया था, और उस वर्ग में शामिल थे ब्राह्मण। यानी जजिया कर ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, जजिया कर बच्चों से नहीं लिया जाता था, जजिया कर विधवाओं से नहीं लिया जाता था, और जजिया कर विकलांगों से नहीं लिया जाता था, और जजिया कर बूढ़ों से नहीं लिया जाता था। यानी मेरे दोस्त, जजिया कर को मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से बहुत सारे वर्ग के लोगों को छोड़ दिया था। उस वर्ग में कौन कौन शामिल थे? तो जजिया ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, जजिया विधवाओं से नहीं लिया जाता था, जजिया बच्चों से नहीं लिया जाता था, जजिया विकलांगों से नहीं लिया जाता था, और जजिया से बूढ़े व्यक्ति को भी मुक्त किया गया था। एक तरह से हम सोच सकते हैं कि जजिया से वैसे लोगों को मुक्त किया गया था जो लोग धन के अर्जन को कर पाने में सक्षम नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, आगे चल के एक शासक आता है जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। इस फिरोज शाह तुगलक को लगा कि ठीक है, बाकी जितने भी लोग हैं ये लोग धन के अर्जन करने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये जो ब्राह्मण है, ये जो पंडित जी हैं, ये तो धन का अर्जन कर सकते हैं। और उनके दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया जाए। और इस तरह से मेरे दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने की शुरुआत, जजिया कर वसूलने का काम किसने किया था? तो मेरे दोस्त, जजिया कर ब्राह्मणों से वसूलने वाला जो शासक था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। कहा जाता है कि जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने यहां लोगों के ऊपर जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाने के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने यहां एक सिक्का जारी किया, एक मुद्रा जारी किया, जिसे हम दिरहम सिक्का कहते हैं। मेरे दोस्त, इस सिक्के को हम लोग क्या कहते हैं? दिरहम सिक्का। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने किस सिक्के को चलवाया? दिरहम। और इसी दिरहम के रूप में लोगों से जजिया कर लिया जाता था। उस समय वहां के लोगों के जितने भी समाज थे, वहां का जो समाज था 3 वर्गों में बांट दिया गया था। एक जो सबसे उच्च वर्ग के लोग थे, फिर उसमें मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे, और उसमें निम्न वर्ग के लोग शामिल थे। मेरे दोस्त, जितने भी उच्च वर्ग के लोग थे उनसे 48 दिरहम लिया जाता था जजिया, जबकि मध्यम वर्ग के लोग से 24 दिरहम लिया जाता था जजिया, और जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे उनसे जजिया के रूप में 12 दिरहम लिया जाता था। और इसी के साथ कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे ही सिंध के शासक दाहिर की हत्या की, दाहिर की 2 पुत्री थी, दाहिर की 2 खूबसूरत पुत्री को इन्होंने बंदी बना लिया, और इन दोनों पुत्रियों को सीधे लेके चला आता है किसके पास? अलहजाज के पास, क्योंकि अलहजाज के 2 पुत्र थे। और मोहम्मद बिन कासिम सोचा कि इन दोनों पुत्रियों का विवाह अलहजाज के 2 पुत्रों से कर देना चाहिए। और जैसे ही दोनों पुत्रियों को पेश किया गया अलहजाज के पास, दोनों पुत्रियों ने एक साजिश के तहत कहा कि हजूर, आखिर मुझे यहाँ लाने का कारण क्या है? क्या हम लोग इस कारण को जान सकते हैं? तब अलहजाज ने जवाब दिया कि कारण साफ है, मेरे 2 पुत्र हैं, कुंवारे हैं, और उनकी शादी तुम लोगों से करानी है, बस यही कारण है। दोनों बहनों ने एक साथ जवाब दिया कि हजूर, इस विवाह का क्या फायदा, इस शादी का क्या फायदा, इस रिश्ते का क्या फायदा, जब इस इज्जत को पहले ही लूट चुका है।
जैसे ही इस बात को सुनता है अलहजाज तुरंत कहता है, कौन कौन किसने ये घृणित काम किया? तुरंत दोनों बहनों ने जवाब दिया, हजूर ये काम कोई और नहीं बल्कि आप ही का वफादार सेनापति, आप ही का ईमानदार सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने किया है। जैसे ही इस बात को जाना अलहजाज तुरंत अपने सेनाओं को आदेश दिया और कहा कि जितना जल्द से जल्द हो सके मोहम्मद बिन कासिम को पेश किया जाए। लेकिन मेरे दोस्त, मोहम्मद बिन कासिम अलहजाज का बहुत ही ईमानदार, बहुत ही वफादार सेनापति था। इतिहास के पन्नों में ऐसा कहा जाता है कि अलहजाज ने अपने वफादारी का सबूत देने के लिए अपना सर कटवा के सीधे भिजवा दिया किसके पास? अलहजाज के पास। इसीलिए इतिहास के पन्नों में मोहम्मद बिन कासिम की जानकारी हमें 712 से लेकर 714 तक ही मिलती है। इसके बाद की जानकारी इतिहास के पन्नों में हमें नहीं मिलती है। अब मेरे दोस्त देखेंगे कि भारत में अरबों का जो हमला हुआ, इस हमले से भारत में क्या क्या प्रभाव पड़े। तो भारत में बहुत सारे प्रभाव पड़े, क्योंकि भारत में पहली बार खजूर की खेती और ऊंट पालन का श्रेय अरबों को ही जाता है। यानी भारत में पहली बार खजूर की खेती और ऊंट पालन की शुरुआत अगर किसी ने की, अरबों ने ही किया। मेरे दोस्त, अरब जब भारत में प्रवेश किए थे, अरबी लोग भारत में अरबी घोड़ा लाए थे। ये अरबी घोड़े बहुत ही मजबूत, बहुत ही फुर्तीला थे भारत के घोड़ों के अपेक्षा। इसलिए भारत में अरबी घोड़े को भी लाने का श्रेय किसे जाता है? अरबों को ही जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत शब्द बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मेरे दोस्त, मानसून अरबी भाषा का ही शब्द है, जिस शब्द का प्रयोग अरब के लोगों द्वारा ही किया गया था। और इस तरह से भारत की दो प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र, जिसके लेखक थे विष्णु शर्मा, और चरक संहिता, जिसके लेखक थे चरक, इन भारत की दो प्रसिद्ध पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद कर दिया गया। यानी इस तरह से मेरे दोस्त, ये जानकारी है अरबों के आक्रमण के बारे में, जिस जानकारी को हम कहाँ से प्राप्त किए थे? तो चचनामा नामक पुस्तक से। यानी इस घटने की जानकारी हमें चचनामा नामक पुस्तक से प्राप्त होती है। तो मेरे दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे दोस्त लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नए टॉपिक की बात करेंगे, एक नए सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।